Hello dear students, welcome back again. In today lecture we will discuss about the first topic infinite GP and second topic is geometric mean. So let's start about infinite GP. Actually I will discuss in previous lecture for the nth sum of nth terms in GP is Sn is equal to a 1 minus r to the power n divided by 1 माइनस आर. ओके, तो अब हमको इसमें क्या करना है, इनफाइनाइट जीपी का. इनफाइनाइट जीपी का मतलब जैसे मान लो ये हमको निकालना है एस इनफाइनाइट का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक इसका सम निकालना है. ठीक है, तो सम निकालना है तो इसका जो सम आता है वो n टर्म्स तक के लिए आता है, ये वैल्यू आता है. ठीक है, अगर मान लो हमको इनफाइनाइट ये n के लिए आता है, अगर हमको इनफाइनाइट टर्म्स तक के लिए निकालना है तो ये लास्ट तक ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा. ठीक है, इसमें आपको एक कंडीशन जैसे मान लो अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था इसका सम कैसे निकालते हैं. तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. डिस्ट्रीब्यूट मतलब a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस ए आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यानी एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर. ठीक, अब हमको क्या करना है, एक्चुअली जो n का वैल्यू था, ये जो सीरीज बन रहा था a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, यानी n का वैल्यू ऐसे समझ सकते हो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, n का वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया. तो यहाँ पे n का कोई टर्म्स नहीं है, यानी ये रही रहेगा 1 माइनस आर माइनस ये r टू दी पावर जो n है, इसमें दो केसेस आएगा. ठीक है, एक केस आएगा कि अगर मान लेते हैं r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है. ठीक है, r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, n इनफाइनाइट की तरफ, जब n इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा और r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन में अगर मान लो ये इनफाइनाइट हो जाता है तो फिर इसका वैल्यू पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में. सेकेंड कंडीशन अगर मान लो हम इसका रखते हैं कि बाय द वे a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो अगर इन द केस अगर मान लो हमने r का वैल्यू 1 से छोटा रखा, ठीक, r का वैल्यू 1 से जब छोटा रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा और n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो क्योंकि हम इनफाइनाइट की तरफ जा ही रहे हैं तो फिर इस केस में जो ये वैल्यू आएगा r टू द पावर n का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा, यानी लगभग 0 की तरफ होता जाएगा. क्योंकि ये जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो वैसे वैसे इसका वैल्यू छोटा होता जाएगा, यानी r की पावर n का वैल्यू और छोटा होता जाएगा. तो ये जो वैल्यू आ जाती है फिर उस केस में यहाँ पे क्या आ जाता है, ये 0 आ जाता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू मतलब जब हम इनफाइनाइट सीरीज निकालते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस के लिए अप्लाई होता है जहां पे r का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा. अब थर्ड कंडीशन आती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर हम r का वैल्यू मान लेते हैं -1 से बड़ा और 0 से छोटा रखते हैं, तो r का वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखा जाए तो फिर क्या होगा. तो यहाँ पे भी पॉसिबल है r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में हो तो क्या होगा. अगर r का वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है तो ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं -1/2 के पावर 2000 दिया हुआ है तो भी इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो 0 की तरफ, मतलब इतना छोटा होगा कि वो लगभग 0 ही माना जाएगा. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशन भी एप्लीकेबल होगा, a इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंबाइंड सॉल्यूशन इसका बताऊं इनफाइनाइट के लिए, s इनफाइनाइट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस r आएगा और r का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में. या हम ऐसा कह सकते हैं कि r मॉड r इज लेस देन 1. ठीक है, दोनों कंडीशन एक ही है. आप इसको r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लिख सकते हो, या
मॉड ऑड इज लेस देन 1। तो IIT JEE 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या दिया गया है, एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म a एंड सम 5 देन a बिलोंगिंग टू। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी के बारे में दिया गया है, इसका सम का वैल्यू दिया हुआ 5 और यहाँ a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r कुछ नहीं पता। तो फार्मूला लिखा था तो उसमें ये लिखा था कि जो r का वैल्यू होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम r को उसी हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 - 5r इज इक्वल टू हो जाएगा a, यानी 5 - 5a इज इक्वल टू 5r, सॉरी 5 गड़बड़ हो गया, 5 - a इज इक्वल टू 5r, यानी r इज इक्वल टू 5 - a डिवाइड बाई 5। अब इसी जो हमने कंडीशन लिखा था -1 से +1 के बीच में r का वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 - a और ये +1, ये r इज इक्वल टू 5 - a डिवाइड बाई 5 आया, पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई गया तो ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब जगह हम लोग -5 ऐड कर देते हैं। तो -5 ऐड करेंगे तो यहाँ -5 प्लस और यहाँ -5, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, ये वाला टर्म सीधा रह जाता है और ये वाला टर्म सीधा रह जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो 0 से a से 10 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर 1/2 into 6 to the power 1/4 into 6 to the power 1/8 and so on infinite की वैल्यू क्या होगी। मान लिया हमने 4 ऑप्शन दे दिया, आप ट्राई कर सकते हैं। ए के मान लो -2 दिया, बी ऑप्शन में मान लो 4 दे दिया, सी में हमें 6 दे दिया और डी में मान लो हमने 8 दे दिया। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी अगर कोई भी बेस वैल्यू सेम रहता है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे हम लिख सकते हैं अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है और ये क्या बन रहा है, एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसमें a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है और r का वैल्यू भी 1/2 है। मतलब ये क्या आएगा, इनफाइनाइट जीपी आएगा जिसमें r का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए या -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पे लगा देते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। a का वैल्यू 1/2, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म या नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म्स। तो आपका आ जाएगा r का वैल्यू डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो s इनफाइनाइट का जो वैल्यू आएगा a/1 - r होता है, तो 1/2/1 - 1/2, ऊपर भी 1/2 और नीचे भी 1 - 1/2 ही आएगा, कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब 6 के पावर 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पीईटी वगैरह का निकालने के लिए, पीईटी या जेईई का उसके लिए, पीएटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसमें आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स में। हमने एरिथमेटिक मीन्स अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सेम पैटर्न में आपका ऐसे ही है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में बस खास बात क्या रहता है, पैटर्न वही है, बस इसमें ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि अगर मान लिया 3 टर्म्स दिया हुआ है a, g और b, अगर मान लेते हैं किसमें दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ, ज्योमेट्रिक सीरीज में दिया हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉमन रेशियो से इसको निकालते हैं, g डिवाइड बाई a इज इक्वल टू b डिवाइड बाई g आ जाएगा, यानी ये क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है, b डिवाइड बाई c कॉमन रेशियो, g डिवाइड बाई कॉमन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो g इंटू जी जी स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a भी आ जाएगा, यानी जो g का वैल्यू आता है √a भी आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, gm या ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, gm या ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 टर्म्स, क्योंकि कई सारे टर्म्स का भी ज्योमेट्रिक मीन्स हो सकता है। जैसे हमने पिछले एपी में पढ़ा था
एपी में क्या आया था, अगर मान लो दो टर्म्स हमारा ए हमने रिप्रेजेंट किया था, दो टर्म्स के बीच का अरिथमेटिक मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू होता है, ए आप जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये है रूट ओवर ए बी, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है ए प्लस बी बाई टू। क्लियर। अब अगर मान लेते हैं आपको दो से ज्यादा टर्म्स दिया रहता है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो एक हमने ए ले लिया और बी ले लिया और इनके बीच में मान लो n टर्म्स रखा, n टर्म्स जिनको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बोलेंगे बिटवीन a एंड b, g1 g2 g3 g4 g5 g6 एंड सो ऑन gn। आप इसी को आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो इंसर्शन ऑफ ngm बिटवीन a एंड b। ठीक है, इंसर्शन ऑफ ngm बिटवीन a एंड b। तो इनके बीच में n ज्योमेट्रिक मींस टर्म्स को कैसे रखा जाता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका दिख ही रहा है a है, तो चलो मान लो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू a, लास्ट टर्म यानी नेक्स्ट टर्म b है और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो कितने हैं, ये n और ये 1 और ये 2, तो n प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं फार्मूला डिराइव करूं यहाँ पे तो tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 होता है, tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो tn का वैल्यू b a यही रहेगा, r का वैल्यू हमको नहीं पता तो r टू द पावर n की जगह n प्लस 2 माइनस 1 यानी b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू r टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस 1 यानी n प्लस 1 हो जाएगा। तो r का जो वैल्यू आएगा वो b डिवाइड बाई a होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे r स्क्वायर इज इक्वल टू p है तो r का वैल्यू क्या हो जाता है, p के पावर 1 बाई 2 हो जाता है। तो ऐसे ही r के पावर n प्लस 1 है तो b बाई a के पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मान लेते हैं आप 4 या 5 टर्म्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स को रखने के लिए बोला जा रहा है तो आप रख सकते हो। पिछले जो दो टर्म्स में हमने आपको बताया था, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रूट ओवर जैसे मान लो ए बी दिया हुआ है तो इसमें जरूरी ये है कि दोनों टर्म्स सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम साइन के नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये फिर वैल्यू आपका निकल के नहीं आएगा, मतलब ए और बी सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नोट करके लिख सकते हो, यहाँ पे नोट करके इफ A and B, important point है, A and B are of opposite sign, then geometric means does not exist, GM does not exist। ठीक है, सेम मतलब A और B अगर अपोजिट साइन में रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा इसके बारे में कि इंसर्शन कैसे करते हैं किसी भी दो टर्म्स के बीच में इंसर्शन, ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स का इंसर्शन कैसे करते हैं। 486 insert 4gm between 2 and 486, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पे रखा है 2 and 486 और इसके बीच में पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स और ये चौथा टर्म्स। ठीक है, तो r निकाल लेते हैं। r का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आप देखो, n का वैल्यू है 4, r का वैल्यू हमने अभी बताया था b डिवाइड बाई a होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो r का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से देखो आप n का वैल्यू 4 आएगा ना, और वहां पे हम कैसे जो ये फार्मूला डिराइव किए थे वहां पे हमने क्या किया था, n का वैल्यू n प्लस 2 लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इसको और इसको भी इंक्लूड कर रहे थे, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ g1 g2 g3 gn तक हमने वहां बनाया था, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो n का वैल्यू 4 रख लेना है। तो b बाई a, b यानी 486 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा 5। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये जाएगा 2, ये 4 और ये 3, तो 243 डिवाइड बाई 1 के पावर 5, तो ये 3 के पावर 5 है और होल टू द पावर 1 बाई 5 है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो r का वैल्यू आ गया 3। जब r का वैल्यू 3 आ गया तो हम सीरीज बना सकते हैं, यानी g1 अगर मान लो हमको निकालना है तो g1 कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, g1 इज इक्वल टू हो जाएगा ar
G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, G3 इज इक्वल टू ए आर क्यूब और G4 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4। तो A है आपका 2 और R है 3, यानी हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा G1, G2, G3 और G4 का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जिसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों का रिलेट किया गया है। तो चलिए मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स एट GM इज 16। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स ऐसे कह सकते हैं, फाइंड द टू नंबर्स हुज AM इज 34 एंड GM इज 16। मतलब A दिया हुआ है 34 और G दिया हुआ है 16। तो A का वैल्यू मान लेते हैं, हमें वो दो नंबर मान लिया, लेट टू नंबर्स आर A एंड B। तो A प्लस AM क्या होता है, A प्लस B डिवाइड बाई 2 और ये क्या होता है, रूट ओवर AB। ठीक, तो यहाँ से अगर मान लो आप A प्लस B का वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जगह 68 हो जाएगा। और यहाँ से AB का वैल्यू अगर आप निकालोगे और यहाँ से AB का वैल्यू दोनों साइड में होल स्क्वायर करोगे तो AB का वैल्यू हो जाएगा 256। एक काम करते हैं, यहाँ से B का वैल्यू निकाल लेते हैं, 68 माइनस ये हो जाएगा और B का वैल्यू को हमने इसमें रख दिया। तो A इंटू 68 माइनस A इज इक्वल टू 256। मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 256, यानी माइनस A स्क्वायर प्लस 68 माइनस 256 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 68A प्लस 256 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं तो A स्क्वायर माइनस 64A माइनस 4A और प्लस 256 इज इक्वल टू 0। A कॉमन है तो A माइनस 64 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ भी A माइनस 64 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेंगे यहाँ से तो A माइनस 64 कॉमन ले लिया, बचेगा A माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0। तो A का वैल्यू 2 आएगा, 64 आएगा और 4 आ जाएगा। तो फिर इस केस में B का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब A का वैल्यू 64 लोगे तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब A का वैल्यू 4 लोगे तो B का वैल्यू 64 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, दोनों नंबर आएगा 64 और 4 या 4 और 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।